Hello everyone, welcome to IQ Tab. In this video, we'll be talking about धोले. Now, धोले is called as Asian wild dog. हम इस पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ कैनिड एनिमल. कैनिड एनिमल का मतलब होता है जो डॉग्स या फिर फॉक्स की स्पीसीज से पाया जाता है उसे कैनिड्स कहते हैं. इसके हैबिटेट की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन रीजन्स में पाया जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर रीजन में ये पाया जाता है. अगर हम प्लिस्टोसीन एरा में जाए यानी कि काफ़ी पीछे जाए तो माना जाता था कि जो धोले है वो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इन सारे रीजन्स में पाया जाता था. बट अब से अराउंड 12,000 साल पहले धोले जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ एशिया के आसपास में. ठीक है, देखिए ये जो हमारा एशिया वाला पार्ट है यहाँ पाया जाता था, फिर इसके अलावा यूरोप में पाया जाता था एंड कुछ नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी पाया जाता था. मतलब इस पूरे पार्ट में पाया जाता था. बट अब क्या हुआ है, अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो धोले का स्पीसीज है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है कि जो एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर उसकी अभी करंट स्पीसीज जो है यहीं पे रहती है सिर्फ. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एशियन वाइल्ड डॉग. इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एशियाटिक वाइल्ड डॉग. देखिए आप देख सकते हैं इसको डॉग के साथ इतना मतलब देखने में इतना सिमिलर है. देखिए आप डॉग के साथ देखने में इतना सिमिलर है कि इसको डॉग के नेम के पीछे इसको नाम दिया जाता है, एशियन वाइल्ड डॉग, एशियाटिक वाइल्ड डॉग. इसके अलावा इसको इंडियन वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है बिकॉज इंडिया के अंदर ही बहुत पाया जाता है. इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विस्लिंग डॉग बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ विसल दैट इट जो एक टाइप की अजीब सी आवाज़ निकालता है विस्लिंग की, जो कि बहुत ही यूनिक है. इसी कारण इसको विस्लिंग डॉग भी बोला जाता है. इसके अलावा इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रेड डॉग एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज माउंटेन वुल्फ. धोले जो है, देखिए उसको विस्लिंग डॉग क्यों बोला जाता है वो समझते हैं. धोले जो है विसल करता है एंड इट रिजेंबल्स द कॉल ऑफ रेड फॉक्सेस. नो, रेड फॉक्स एक एनिमल स्पीसीज है. वो जिस तरीके से विजल करती है, जिस तरीके से वो आवाज़ निकालती है, सेम उसी तरीके से धोले आवाज़ निकाल सकता है. ठीक है, और वो आवाज़ जो है इट इज़ अराउंड कूकू. ठीक है, कूकू की आवाज़ होती है जो एग्जैक्टली रेड फॉक्स की जैसे होती है. नाउ ये साउंड धोले कैसे प्रोड्यूस कर सकता है ये अभी तक अननोन है. मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी इसको पता लगाने की कोशिश कर रही है बट दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली धोले सेम आवाज़ कैसे निकाल पाता है. लेकिन पॉइंट इज कि ऐसा माना जाता है कि धोले जब ये आवाज़ निकालता है तो एक्चुअली वो अपने पैक के साथ फिर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है. पैक का मतलब होता है जब कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक साथ हंट करने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैक. तो जब भी धोले पैक में रहते, देखिए आपको ध्यान रखना है धोले नॉर्मली पैक्स में नहीं रहता है. ठीक है, धोले नॉर्मली क्लैंस में रहता है. क्लैंस का मतलब होता है जहाँ पे कुछ एनिमल स्पीसीज एक साथ रहती हैं. ठीक है, और पैक का मतलब है जहाँ पे कुछ एनिमल्स एक साथ में हंट करती है, और क्लैन का मतलब है जहाँ पे एक साथ रहती है, मतलब खाना पीना एक साथ ही स्टे करते हैं, उसे क्लैंस कहते हैं. तो धोले नॉर्मली क्लैंस में रहती है. तो अपने जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने के लिए धोले एक विसल साउंड निकालता है और इसीलिए इसको विस्लिंग डॉग भी बोला जाता है. आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो ये देखने में वुल्फ जैसा होता है, ये डॉग और वुल्फ जैसे देखने में लगता है, बट ये हाउलिंग या फिर बार्किंग नहीं करता है. ना ही ये डॉग की तरह बार्किंग करता है, ना ही ये फॉक्स की तरह, या फिर ना ही ये वुल्फ्स की तरह हाउलिंग करता है. ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया. नाउ धोले जो है हाईली सोशल एनिमल है. मतलब ये एनिमल ह्यूमंस के आसपास रह सकता है, ह्यूमंस पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता है. और ध्यान रखना है आपको, ये लार्ज क्लैंस में रहता है. मतलब ये अपने साथ वालों के साथ बिल्कुल मिलकर रहता है. मतलब जितने भी धोलेज हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े क्लैंस एक साथ रहते हैं, जहां पर देखा गया है एक बार में 12 इंडिविजुअल्स या फिर 40 से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है एक साथ यहाँ पर एक ग्रुप के अंदर रहते हैं. यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर धोले के मल्टीपल ब्रीडिंग फीमेल्स होती हैं. ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रखना है. अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज में देखें तो धोले जो है फूड चेन के अंदर डायरेक्टली compete करता है टाइगर के साथ. ठीक है, टाइगर एंड लेपर्ड जो है उनका जो फूड चेन है मतलब वो डायरेक्टली उसके साथ compete कर रहा है. तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई हो कि धोले क्या है. धोले एक कार्निवोर है. ठीक है, देखिए ऑल्दो ये डिफरेंट प्रे स्पीसीज पे अटैक करता है. टाइगर और लेपर्ड जो है वो बड़े एनिमल्स पे अटैक करते हैं, धोले छोटे एनिमल्स पे अटैक करता है. बट इनका जो डाइटरी ओवरलैप होता है, मतलब इनका जो डाइट है दोनों का काफ़ी ऐसा डाइट है जो आपस में ओवरलैप होता है. अपेयरेंस की बात करें तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, देखिए ये डॉग प्लस फॉक्स दोनों से मतलब काफ़ी मिलता जुलता है. तो आप देखिए यहाँ पर ये अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर कंबाइंड वर्जन ऑफ ग्रे वुल्फ एंड रेड फॉक्स. देखिए अगर आप यहाँ देखिए ये ग्रे वुल्फ है और ये रेड फॉक्स है, एंड इन दोनों का कंबाइंड वर्जन जो है ये दिस इज धोले. ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसे फीचर्स है जो कि ग्रे वुल्फ के और रेड फॉक्स दोनों के इसके अंदर मिलते हैं. ठीक है, इसलिए और देखिए ऑल्दो इसकी जो चाल है, इसकी जो मूवमेंट, इट इज कॉल्ड एज कैट लाइक. ठीक है, लेकिन कैट की तरह ही इसका बैकबोन बहुत ही लॉन्ग होता है और लिम्स इसके बहुत ही स्लेंडर होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही पतले और बैकबोन इसका बहुत ही लंबा होता है. तो ये बिल्कुल कैट की तरह होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉक्स, ठीक है, ग्रे वुल्फ, रेड फॉक्स, कैट्स, डॉग्स, इन सब का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक साथ कंबाइन करके जो एक पर्टिकुलर एनिमल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज धोले. और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे धोले एक साथ क्लैंस के अंदर रहते हैं.
ओके, सो इसके बाद देखिए, अगर हम धोले को कौन-कौन से थ्रेट्स वगैरह हैं, कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करें, तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली धोले कभी भी डोमेस्टिक लाइवस्टॉक पे अटैक नहीं करता है। यानी कि जो भी मुर्गी वगैरह, बकरी वगैरह जो गाँव में जो लोग पालते हैं, उस पर कभी भी नॉर्मल केसेस में कभी अटैक नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद धोले को बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता था, मतलब मारा जाता था बिकॉज़ ऑफ बाउंटीज़, मतलब इनाम के लालच में धोले पे अटैक किया जाता था, मतलब ह्यूमन्स जो है धोले को मारते थे। उसके बाद क्या हुआ, बाउंटीज़ के कारण इतनी ज़्यादा डेथ होने लगी धोले की, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको प्रोटेक्शन दी गई। ठीक है? अब इसके अलावा ये भी देखा गया था कि जो इंडिया के नेटिव पीपल थे, दे ऑल्सो यूज्ड टू किल धोले बिकॉज़ दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ स्टॉक। देखिए, अभी हमने ऊपर देखा कि ऑल्दो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक पे नॉर्मली अटैक नहीं करता है, बट इन सम सर्कमस्टांसेस अगर उसको कोई प्रॉपर अपना खाना नहीं मिल रहा हो, तो आकर वो लाइफ स्टॉक पर भी अटैक करता है। तो वहाँ पर उसको बचाने के लिए भी बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं धोले को मार डालते थे। ठीक है? और जब ब्रिटिशर्स के टाइम में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उस टाइम माना ऐसा देखा जाता था कि जो ब्रिटिशर के स्पोर्ट हंटर्स हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा धोले का शिकार करते थे, मतलब हंटिंग करते थे, बिकॉज वो ऐसा मानते थे कि धोले जो है वो गेम एनिमल्स जो है उनको खा जाता है, मतलब गेम एनिमल्स को मार डालता है। देखिए, ये होते हैं गेम एनिमल्स। गेम एनिमल्स देखिए, डक देख सकते हैं, जो छोटे छोटे रैट्स हैं, ठीक है, ये एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज गेम एनिमल्स। गेम एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो मीट के लिए यूज होते हैं या फिर रिक्रिएशन के लिए, यानी कि स्पोर्टिंग के लिए यूज होते हैं, उन्हें गेम एनिमल्स बोला जाता है। अब ये गेम एनिमल्स ऐसे थे जो कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे, या तो वो अपने मीट वगैरह के लिए यूज करते थे या फिर उसका हंटिंग करने के लिए यूज करते थे। बट ऐसा देखा जा रहा था कि धोले जो है इन गेम एनिमल्स पे सबसे ज्यादा अटैक करता था, बिकॉज ये गेम एनिमल्स जो हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, ये सब इसका मेन प्रे बेस था, मतलब जिसको एक्चुअली वो खाता है धोले। तो धोले इसको ना खा जाए, और जो ब्रिटिशर्स का जो हंटिंग है वो चलता रहे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने धोले को मारना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? सो ये कुछ थ्रेट्स थे जो धोले ने लगातार फेस किए थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपको यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए धोले के फर के बारे में पूछ सकता है कि जो धोले का फर है, क्या उसका ट्रेड होता है, क्या धोले के फर के कारण उसको मारा जाता है? जी नहीं, आपको ध्यान रखना है, धोले का फर जो है वो सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है, बिकॉज लोग, इंडिया के लोग एंड आसपास के लोग, जो एशियन लोग हैं, वो धोले का फ्लैश नहीं खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है आपको, मीट के लिए इसको नहीं मारा जाता है, और साथ ही साथ जो इसका फर है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल फर है इसका। ठीक है? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिसको फर के लिए मारा जाता है, बट धोले ऐसा एनिमल नहीं है। धोले का फर जो है उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। नाउ कंजर्वेशन की बात करें अगर हम, तो आपको ध्यान रखना है, आईयूसीएन के लिस्ट में, रेड लिस्ट में, इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखा गया है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है जिस ऐसे एनिमल्स जिसका विच हैज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। ठीक है? जो अभी वाइल्ड में रहते हैं और उनका एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स में इसको अपेंडिक्स टू के अंदर रखा गया है। अपेंडिक्स 2 का ऐसा मतलब है कि अभी तक ऑल्दो इसका एक्सटिंक्शन हुआ नहीं है या फिर एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट अगर इसको क्लोजली कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाए ये पर्टिकुलर एनिमल। ऐसे एनिमल जो होते हैं उनको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा ऐसे सारे एनिमल्स जो कि अपेंडिक्स 2 के अंदर रखे जाते हैं, उनको इंपोर्ट करने के लिए कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज होती है जहां पर इन पर्टिकुलर एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो गई होती है, वहां पर अगर आपको इस पर्टिकुलर एनिमल का ट्रेड करना है तो वहां पर आपको इसका परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है? उस पर्टिकुलर कंट्रीज में आपको परमिशन लेना होता है। आई होप आपको समझ आ गया अपेंडिक्स 2 क्या है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अंदर भी इसको शेड्यूल 2 के अंदर डाला गया है। तो अगर हम स्केड्यूल 2 के अंदर की बात करें, देखिए ऐसे एनिमल्स को स्केड्यूल 2 के अंदर रखा जाता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, और साथ ही साथ उनके ट्रेड पे पूरी तरीके से प्रोहिबिशन लगाना होता है, मतलब कोई भी इंसान इंडिया के अंदर उसका ट्रेड नहीं कर सकता है। इसके अलावा दे कैन नॉट बी हंटेड एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। जब तक किसी इंसान को खतरा ना हो उससे, तब तक उसका हंटिंग में नहीं हो सकता, मतलब तब तक आप उसको मार भी नहीं सकते हो। ठीक है? और दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज या डिसऑर्डर दैट गोज बियॉन्ड रिकवरी। या फिर आप उनको तभी मार सकते हो जब धोले को कोई ऐसा डिजीज हो गया है जो कि पूरी तरीके से जिससे वो रिकवर नहीं हो सकता और उसकी डेथ पक्की है, तो आप उसको एक टाइप का मर्सीफुल डेथ की तरह उसको मार सकते हो। इसके अलावा आप नहीं मार सकते हो। इसके अलावा इंडिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ धोलेज हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ धोले पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, स्पेशली वेस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ये सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये वो मेन रीजन है जहां पे धोले की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया के पास एक टारगेटेड मैनेजमेंट प्लान नहीं है कि धोले को कैसे कंजर्व करना है। जैसा हमने देखा, देखिए हमने यहाँ पे देखा कि धोले लगातार इंडेंजर्ड उसमें जा रहा है, इंडेंजर्ड की लिस्ट में गया है। इसका मतलब है कि उसका एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। बट इसके बावजूद यहाँ पर धोले को प्रॉपर्ली कंजर्व करने के लिए कोई भी प्लान्स नहीं बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। अगर इंडिया के कंजर्वेशन की प्लान्स की बात करें तो सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे हैं जो कि धोले का कंजर्वेशन प्रॉपर्ली करते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड एमपी। ठीक है? तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कर्नाटका, यहीं पर महाराष्ट्र और यहीं पर एमपी, यही 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि धोले का कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई भी पर्टिकुलर ऐसा स्टेट नहीं है जो कि इसका कंजर्वेशन प्रॉपर्ली कर रहा हो। इसके अलावा जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही धोले को भी कंजर्व करने की बात की गई थी, बिकॉज हमने बात किया कि
जितना भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर टाइगर, लेपर्ड और धोले सबका प्रे बेस सेम ही है, सबका काइंड ऑफ हैबिटेट सेम है, ठीक है। तो हम तीनों को हम एक साथ कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही हम लेपर्ड को भी कंजर्व करते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही हमने धोले को भी कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट धोले कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया था, यानी कि धोले को फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्व करना है और इसकी पॉपुलेशन जो लगातार डिक्लाइन हो रही है उसको रोकने के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया था, जो कि विशाखापट्टनम केरला के अंदर बनाया गया था, जिसका नेम है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है विशाखापट्टनम के अंदर, वहां पर एक धोले को कंजर्वेशन और उसका ब्रीडिंग करने का एक सेंटर बनाया गया था। आई होप आपको ये फैक्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए लास्ट पॉइंट ये है कि कोरिया के अंदर एक कंपनी थी स्वयं बायोटेक, जो कि 2016 के अंदर उसने डॉग्स को यूज किया था सरोगेट मदर्स, और वो क्या कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि जो धोलेज हैं उनका क्लोन बनाया जाए, ठीक है। मतलब धोलेज की जो स्पीसीज है उसको कंजर्व करने के लिए साउथ कोरिया के अंदर ये कोशिश की गई थी, ठीक है। मतलब साउथ कोरिया के अंदर ये कोशिश की गई थी कि उनके क्लोन स्पीसीज बनाई जाए ताकि हम पूरी तरीके से कंजर्व कर सकें, यानी कि बाई चांस अगर धोले वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो भी जाए तो हमारे पास कुछ एटलीस्ट स्पीसीज ऐसी रहे ताकि हम इस पर्टिकुलर स्पीसीज को पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें। आई होप आपको आज का टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।